Yes, class 12 students. We are continuing our today's lecture as lecture number 8, part 2. And in this chapter, we will be discussing about want of factor I. मैं आपको बता चुकी थी कल के लेक्चर में, लेक्चर 8 पार्ट 1 में, कि want ऑफ फैक्टर एक करेक्शन फैक्टर है जो ऐसी सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने में यूज किया जाता है जिनके अंदर जो सॉल्यूट है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक और एसोसिएटिव इन नेचर। सिंस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपने सॉल्यूट कितना नंबर में डाला है, और ऐसे सॉल्यूट्स जो डिसोशिएट होकर अपने नंबर को चेंज कर लें या एसोसिएट होकर अपने एक्चुअल नंबर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में चेंज कर लें, तो उनके लिए want ऑफ फैक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। तो व्हाट इज want ऑफ फैक्टर I? Want ऑफ फैक्टर I इज अ करेक्शन फैक्टर। ठीक है, जितना हमने कल समझा था उसको मैं समराइज करवा दूं। करेक्शन फैक्टर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन एसोसिएटिव सॉल्यूट्स I इज इक्वल टू 1, है ना। वहां एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल और कैलकुलेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप कह सकते हो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। तो बेसिकली I is correction factor for non-electrolytic or non-associative solutes. I is equal to 1, pi experimental is equal to pi theoretical, and qualitative property experiment is equal to qualitative property theoretical. Now for electrolytic or associative solutes, for electrolytic or associative solutes, इलेक्ट्रोलिटिक या एसोसिएटिव सॉल्यूट्स के लिए I1 के बराबर नहीं होता। इलेक्ट्रोलिटिक या एसोसिएटिव सॉल्यूट्स के लिए I1 के बराबर नहीं होता। फॉर डिसोसिएशन I is greater than 1, for association I is always less than 1. How? We will prove this. अब डिसोसिएशन में क्या होता है, NaCl से आपने Na++Cl- बना दिया, मतलब आपने डाला एक पार्टिकल, लेकिन सोल्यूशन में जाने पर वो 2 पार्टिकल्स हो गए, बढ़ गए पहले से, इसलिए I की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल आएगी उसका मैग्नीट्यूड थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली सोल्यूशन में ऐड हो रहे हैं। एसोसिएशन में क्या होगा, 2 पार्टिकल्स मिलके, सपोज डाइवराइजेशन हो रहा है तो 2 पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बना देंगे। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो 2 पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बना देंगे, और ऐसा करने से नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशंस में कम हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो थ्योरेटिकल से कम आएगी, इसलिए I की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम RLVP को कैसे डिफाइन करेंगे। RLVP वाज व्हाट, P0 माइनस P बाय P0 बराबर n/n+n, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, I, जो ये बताएगा एक्चुअल पार्टिकल सॉल्यूट के कितने प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को आप इस तरह से करेक्टेड फॉर्म में हम लिखेंगे, कब, जब हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलिटिक होगा या एसोसिएटिव होगा। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, इसको अब हम कैसे लिखेंगे, I into Kb into मोलरिटी। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाज डेल्टा TF, इसको कैसे रखेंगे, I into Kf into m मोलरिटी। फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, अब इसको करेक्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एज ICRT। तो बेसिकली ऐसे सॉल्यूट्स जो नॉन एसोसिएटिव हैं, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक हैं, उन सब के लिए तो I की वैल्यू जो है वो
1 के बराबर होगी। लेकिन ऐसे सल्यूट्स जिनके लिए I की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं होती, वो कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक और एसोसिएटिव सल्यूट्स। डिसोसिएशन के केसेस में I की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है, एसोसिएशन के केसेस में I की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, और इस तरह से सॉल्यूट्स जो है वो 2A से कन्वर्ट हो जाता है A2 में, या NaCl डिसोशिएट हो जाता है इनटू Na+ और Cl-। और हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आगे अब हम करेक्शन फैक्टर लॉन्च करने लग जाते हैं, दैट इज I, राइट। और बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में तो क्या कह सकते हैं? देखें, हम कह सकते हैं कि दिस I is equal to colligative property experimental divided by colligative property theoretical। मतलब colligative property abnormal जो हमें मिल रही है, नॉर्मल जो मिलनी चाहिए थी, ठीक है। I आप देखें, कोई भी colligative property देखें, वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे पाई C को खोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड पाई आर इनवर्सली रिलेटेड। सिमिलरली मोलैरिटी में भी डिनोमिनेटर वाले टर्म में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा ही। तो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल का रेशियो I है, तो I किसका रेशियो होगा? I होगा मोलर एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो I किसके बराबर है? नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। I किसके बराबर है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। लेकिन मोलर मास में ये चीज रिवर्स हो जाती है, क्योंकि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेसिकली व्हाट इज I? I is total number of particles actually present, total number of particles actually present after dissociation or association of solute। मतलब सोल्यूट डिसोशिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, उसके बाद कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। ठीक है, आप इनिशियली कितने पार्टिकल्स लेके चले थे उसको डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर लेफ्ट इन द सॉल्यूशन आफ्टर dissociation or association whatsoever is performed by the solute in the solution. So this is how beta we describe I. Now we will be discussing I in detail in the cases of dissociation as well as association. तो ध्यान से देखें। Case 1 for dissociative solutes, for dissociative solutes। ऐसे solutes की बात कर रहे हैं जो नेचर में कैसे हैं? डिसोशिएटिव है। डिसोशिएटिव नेचर में होना मतलब टूट रहे हैं सोल्यूशन। तो केस 1 फॉर डिसोशिएटिव सोल्यूट, सपोज हमारे पास एक सोल्यूट है AXBY, ठीक है, AXBY एक डिसोशिएटिव सोल्यूट है, हमने डिसोशिएशन परफॉर्म करवाना है। तो AXBY को जब हम वाटर में डालते हैं बेटे, इसने क्या प्रोड्यूस किया? XA + YB विद कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पार्टिकल्स देखते हैं। तो मान लो इनिशियली टाइम t = 0, इसके A मोल्स थे, इसके 0 होंगे ऑब्वियसली, और कुछ टाइम t के बाद सपोज ये A अल्फा डिसोशिएट हो गया। तो बच्चे ये
कितना बनेगा x से अल्फा, और ये कितना बनेगा y अल्फा, सिंपल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम्स। तो टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, a माइनस a अल्फा प्लस x a अल्फा प्लस y a अल्फा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन a माइनस a अल्फा प्लस x a अल्फा प्लस y a अल्फा। a हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। अब इन तीनों टर्म्स में अल्फा कॉमन है तो हम क्या कह सकते हैं a, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख लो कि x प्लस y को सपोज हम n लेके चलते हैं, व्हाट इज n, टोटल नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हमने इधर से x प्लस y कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा x प्लस y, x प्लस y को मैं क्या ले रही हूँ, n ले रही हूँ, तो a इज 1 माइनस अल्फा प्लस n। अब मैं इनमें से अल्फा भी कॉमन ले लेती हूँ, a 1 प्लस अल्फा मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया n माइनस 1। सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कुछ भी नहीं लिखा है, सबको प्लस करके सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड व्हाट इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं a, and total number of particles after dissociation कितने हैं a। तो what is I is the ratio after dissociation divided by initially taken, तो we will determine I now। so I is actually a into 1 plus alpha n minus 1 divided by a, right? So I here comes out to be 1 plus alpha n minus 1. What is I here? I is 1 plus alpha n minus 1. है ना? What is alpha? Alpha is degree of dissociation. What is n? N is the total number of particles dissociated by an electrolytic solute. ठीक है? For example, अब दो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, calculate I4 A4FeCN6 having 20% dissociation, having 20% dissociation. Calculate I4 A4FeCN6 having 20% dissociation। तो आप देखो आपको दिया क्या होगा, सबसे पहले I दिया हुआ है 20%, 20% का मतलब 1 में से कितना है 0.20, ठीक है। और K4FeCN6 है, इसका N कितना है 4 पोटेशियम आयंस और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसका N है 5, ठीक है, सॉरी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज I? I is 1 plus 0.205 minus 1, तो I is 1 plus 0.205 minus 1, so I is 1 plus 5 minus 4, 4 into 0.2 0.80, I कितना आ गया 1.80, देखो 1 से ज्यादा है डिसोसिएशन, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं है, आई दिया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछ लिया होगा। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन डिसोसिएशन के केस में हमने निकाला है वो क्या निकाला है कि फॉर डिसोसिएशन I is equal to 1 plus alpha n minus 1 निकाला कैसे है। What is I? I is total number of moles of solute present after dissociation divided by total number of moles of solute, electrolytic solute initially taken, right? I hope the case for dissociation is very clear to you. Moving on to case 2. Yes. Moving on to case 2. Case 2 is for association. For
करूँ तो हम क्या कह सकते हैं कि सपोज आपके पास कुछ ये Na पार्टिकल्स थे और ये पॉलीमराइज हो रहे हैं एज A, यही हो सकता है। अगर डाइमराइजेशन हो रहा है तो N2 है, ट्राइमराइजेशन हो रहा है तो N3। यहाँ बात ध्यान में रखना, बीटा में यूज करूंगी टू सिंबलाइज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फा से ही है। अल्फा हमने टर्म यूज कर लिया फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो बस ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मतलब इसका भी ये सेम है कि कितने पार्टिकल्स जो है वो जा रहे हैं अंडर एसोसिएशन। ठीक है, तो Na इज फॉर्मिंग An, तो वही चीज करते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल मोल्स A है 0, देन एट टाइम t इज इक्वल टू t, सपोज ये A माइनस A बीटा कंज्यूम हो गया, वहाँ A अल्फा था, ये A बीटा हो गया, n मोल से 1 मोल बनेगा, 1 मोल से 1/n बनेगा, और A बीटा मोल से कितना बनेगा, A बीटा बाय। इज इट क्लियर? एट टाइम t इज इक्वल टू t, A माइनस A बीटा इज इक्वल टू A बीटा बाय n, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ solute particles after association, एसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ solute particles कितने हैं, A माइनस A बीटा प्लस A बीटा बाय n। A कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n, इन दोनों में से बीटा को हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस बीटा 1/n माइनस, राइट? एंड initial moles are A, then beta what is I is A into 1 plus beta 1/n minus 1 divided by A, right? So what is I beta? I is 1 plus beta 1/n minus 1. This is the case for association of solutes. अगर सोल्यूशन में एसोसिएशन शो कर रहा है तो इस तरह से हम I का एक्सप्रेशन एसोसिएशन के लिए बता सकते हैं। बीटा मैं बता चुकी हूँ, व्हाट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एंड व्हाट इज n? n is 2 when if polymerization, if dimerization is taken, right? n is 3 if trimerization is occurring, n is 4 if tetramerization is occurring, n is equal to 2 if dimerization is occurring, n is equal to 3 if trimerization is occurring, n is equal to 4 if tetramerization is occurring. तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ solute particles आफ्टर एसोसिएशन उसको हम डिवाइड कर देंगे अगर इनिशियल पार्टिकल से, तो वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर I इन केस ऑफ एसोसिएटेड सोल्यूट। फिर से देखते हैं, जैसे एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे हमें कहा गया कैलकुलेट I फॉर एसिटिक एसिड हैविंग डिग्री ऑफ डायमराइजेशन equal to 50%. Calculate I for acetic acid having degree of dimerization 50%. ठीक है, हमें I कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड के लिए, जिसके लिए डिग्री ऑफ डायमराइजेशन कितना है 50%। ठीक है, अब सीधी बात करो, बीटा कितना है 0.50, डायमराइजेशन वाले बच्चे n कितना है 2, सिंपली पुट इट इनटू द फॉर्मूला I is equal to 1 plus 0.5 into 1/2 minus 1. So I is equal to 1 plus 0.5 into minus 1/2. So I is equal to 1 minus 0.5/2, 1/4. I is 3/8. बात समझ में आ गई?
क्लियर है? तो इस तरह से एसोसिएशन के केसेस में आपने पार्टिकल्स जितने भी ऐड किए होंगे, जब सोल्यूशन बन जाएगा तो सोल्यूशन बनने पर नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो पहले से डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए अब आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करोगे थ्योरेटिकल फार्मूला से, तो उससे पहले आपको एक करेक्शन फैक्टर आई जो है वो ज़रूर लॉन्च करना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर आई लॉन्च करने के बाद ही आप आगे की प्रॉब्लम्स उसमें डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लेट अस अप्लाई द कंसेप्ट विच वी हैव लर्न्ड ऑन सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई का जो भी कंसेप्ट हमने देखा है, हमने समझा है, उसको अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस हैव आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज let us discuss the very first problem. Very first problem says in a 0.5 molar solution of KCl, KCl is 50% dissociated. The freezing point of solution will be Kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole, A 274.674 kelvins, B 271.60 kelvins, C 273 kelvins, D, right? In a 0.5 molar solution of KCl, KCl is 50% dissociated. What will be the freezing point of the solution? तो इसका मतलब जो qualitative property यहाँ यूज होगी वो कौन सी होगी? Depression in freezing point. According to qualitative property, depression in freezing point, delta TF is equal to I into KF into M. Delta TF is equal to I into KF into M, right? What is delta TF? Delta TF is TF naught minus TF is equal to I into KF into M. हम I निकालें पहले। I dissociation केस में क्या होता है? 1 plus alpha n minus 1. What is alpha? 50%. What is n for KCl? 2. 1 plus 0.5 into 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. 1.5 is I. What is TF? Since the solution is of water, so TF is what? TF naught is what? Boiling point of freezing point of pure water, 273 minus x, 1.5 into KF for water, मैंने बोला था आपको याद होना चाहिए, 1.86 Kelvin kg per mole. And what is the molality of solution? 0.5. This is 0.5. ठीक है, तो हमें अब सॉल्व करना है इसको। 273 minus x is equal to 15 5 है 75, तो ये आ गया 0.75 into 1.86, तो 186। देखो सीधी सी बात है, अब देखो नन ऑप्शन में है, अदरवाइज हम अपना आंसर बता सकते। देखो डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में तो बराबर नहीं हो सकता, डिप्रेशन आएगा एलिवेशन भी नहीं हो सकता। तो अगर नन ऑप्शन में नहीं होता तो हम सीधा बोल देते हमारा आंसर क्या है? बी। बट स्टिल वी विल सॉल्व, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस वन टर्म, so you can do on your own and then you can compare it with my solution. Four digits, 1.3 something. This 273 minus x will be equal to 1.39, approximately 1.395. So approximately 1.4, 273 minus 1.4
कम वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्या, बी, राइट। ये नन था, इसलिए हमें अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई करना जो है वो ज़रूरी हो गया है। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ही हमने जो है वो इसको पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 0.1 molar aqueous solution of electrolyte AB3 is 90% ionized. The boiling point of solution at 1 atm is. The boiling point of solution at 1 atm is. Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. A 273.19 kelvins. B 374.92 kelvins. C 37614 kelvins. D 373.19 kelvins. Right? Just pause your video and try and attempt the problem. The problem is same. बस पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाला केस है, तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी दैट वुड बी रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। जस्ट गिव इट अ ट्राई, पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई आउट। So I hope you had tried. Let us have the solution to the problem. पहले हम I निकाल लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा TB is equal to I into KB into M. What is I? I is equal to 1 plus alpha. Alpha is 0.9. N minus 1. What is N? 4. 4 minus 1 3. I is equal to 1 plus 0.9 into 3. So 0.9 into 3 2.7. I is equal to 1.2. Sorry, 3.7. Right? I is 3.7. Now put it in the values. Water का जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस is equal to 3.7 into Kb is 0.52 multiplied by molality 0.1. तो Tb minus 373 is equal to 0.37 multiplied by 0.5. राइट? अब देखो एलिवेशन मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब ये तीनों वैल्यू जो है वो 373 से ऊपर की है, तो कोई भी आंसर हो सकता है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो आप भी सॉल्व करो इसको, ठीक है। ये आता है बेटा TB माइनस 373 इज इक्वल टू 0.1924, ठीक है। तो TB इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 373 प्लस 0.1924, ये हो जाएगा 373.19 kelvins, right? So your answer would be D. Is it clear? So these are the problems from want of factor I. करेक्शन फैक्टर है, ऐसे केसेस में लॉन्च करना पड़ता है जिन केसेस में जो हमारा सल्यूट है वो या तो क्या शो कर रहा है, डिसोसिएशन शो कर रहा है, या क्या शो कर रहा है, एसोसिएशन शो कर रहा है। अब इस चैप्टर में बेटा एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह जाता है, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। डिस्टिलेशन की भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बेसिकली हम गैसेस स्टेट के कंसेप्ट से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारी चीज़ डिस्कस करने वाली है एक और, दैट इज एजियोट्रॉप्स। तो फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग एजियोट्रॉप्स। यस बेटा, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग एजियोट्रॉप्स। सो वी विल बी डिस्कसिंग द डेफिनेशंस ऑफ एजियोट्रॉप्स एंड देन एग्जाम्पल ऑफ एजियोट्रॉप्स। बेसिक एलिमेंट्री आइडिया ही है बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास, तो देखिए जरा ध्यान से। So we are discussing एजियोट्रॉप्स।
Azeotrophs are also known as constant boiling mixtures, right? Azeotrophs are also known as constant boiling mixtures. Azeotrophs को हम constant boiling mixtures के नाम से भी जानते हैं. Azeotrophs are known as constant boiling mixtures. इसका मतलब क्या है ना? constant boiling mixture का मतलब क्या है? constant boiling mixture का मतलब ये ऐसे mixtures बन जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर सोल्यूशन की, कि उस कॉम्पोजिशन पर ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये एक प्योर सब्सटेंस की तरह ही हैं. ठीक है, तो देखो एजेओट्रॉपिक सॉल्यूशन समझने से क्या मतलब है. देखो आप एक फिनोमेनन करवाते हो डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है कि आप हीट करते हो और हीटिंग करने से जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, दैट गेट्स इनटू वेपर्स, है ना. और जो लेस वॉलेटाइल है दैट रिमेन्स रिच इन रेजिड्यू, है ना. आपने डिस्टिलेशन करवाया किसी लिक्विड, दो लिक्विड्स के मिक्सचर्स पर, ए और बी के मिक्सचर्स पर, और आप उसको डिस्टिल करवा रहे हो. तो आपको पता है डिस्टिलेट में जल्दी कौन जाएगा, वेपराइज कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा. तो मतलब जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन जो है वेपर्स में ज़्यादा होगी, और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशंस में क्या होगी, कम होगी. तो बेसिकली जब हम डिस्टिलेशन परफॉर्म करवाते हैं तो कॉन्स्टेंटली सॉल्यूशन की लिक्विड कॉम्पोजिशन और वेपर कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता जाता है. जो वेपर पार्ट है उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रिच होता जाता है, और जो सॉल्यूशन पार्ट है उसमें लेस वोलेटाइल सॉल्यूशन जो है पार्ट जो है वो रिच होता जाता है. मतलब कंपोजिशन और हीटिंग जो है वो चेंज होती जाती है. बट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, but in case of ideal solutions, a composition which is also known as azeotropic composition. Azeotropic composition, right? A composition arrives where the liquid phase and vapor phase compositions become equal. ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इन केस ऑफ नॉन आइडियल माइंडेड, आइडियल सॉल्यूशंस तो एजेओट्रॉप्स बनाती नहीं है. इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसी एजेओट्रॉपिक कॉम्पोजिशन आती है जिस कॉम्पोजिशन में लिक्विड फेज और वेपर फेज की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या हो जाती है बेटे, सेम हो जाती है. तो ऐसी कॉम्पोजिशन को एजेओट्रॉपिक कॉम्पोजिशन कहा जाता है. और एजेओट्रॉपिक कॉम्पोजिशंस कौन बनाती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं. सपोज ये आपके पास कुछ इस तरह से दो सॉल्यूशंस के कर्व थे, एक्सप्लेन कर देते हैं. सपोज आपने बाइनरी मिक्सचर बनाया और टू लिक्विड्स का ए एंड बी. यहाँ मैं प्लॉट कर रही हूँ सपोज प्रेशर, यहाँ हम प्लॉट कर रहे हैं कॉम्पोजिशन. ठीक है, एंड सपोज यहाँ पर प्रेशर है पी ए नॉट, यहाँ पर प्रेशर है पी बी नॉट. ठीक है, अब ये सपोज लिक्विड कॉम्पोजिशन की ना, है ना. यहाँ लिक्विड कॉम्पोजिशन है, लिक्विड कॉम्पोजिशन किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर प्रेशर क्या रहेगा, लिक्विड से क्या कॉम्पोजिशन. और फिर ये जो ऊपर वाला लाइन है बेटे ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर फेज कॉम्पोजिशन. ठीक है, ऊपर वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेपर फेज कॉम्पोजिशन, नीचे वाली लाइन शो कर रही है लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन. और ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर फेज कॉम्पोजिशन सेम आ गई है. इसी कॉम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, एजेओट्रॉपिक कॉम्पोजिशन. और इस कॉम्पोजिशन पर जो आपको मिक्सचर मिलता है उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एजेओट्रॉपिक मिक्सचर. एजेओट्रॉपिक मिक्सचर कैन
ठीक है। इससे आगे पीछे तो आपने क्या किया, डिस्टिलेशन करवाया, तो जो मोर वोलेटाइल सब्सटेंस है वो वेपर में जाने लग गया, जो लेस वोलेटाइल सब्सटेंस है वो वेपर में नहीं गया। तो बेसिकली एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन पे आप डिस्टिलेशन नहीं करवा सकते। रीजन, एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन पे वेपर फेस और लिक्विड फेस का कॉम्पोजिशन सेम हो जाता है। वेपर फेस और लिक्विड फेस का कॉम्पोजिशन सेम होने का मतलब है सब्सटेंस behaves as a pure one and boils at constant temperature without changing its composition। अपनी composition चेंज किए बिना, मतलब मान लो 95% से A था और 5% B था, इस composition पे एजियोट्रॉप बन गया। तो इस composition पे जब आप इसको बॉयल करोगे तो बिना अपनी composition, जो आप कितना भी बॉयल कर दो, रेजिड्यू में composition कितना रहेगा, 95% A 5% B। वेपर फेज में भी कितना कॉम्पोजिशन, सेम कॉम्पोजिशन रह रहा है। तो मतलब हीटिंग करने से आप लिक्विड को वेपर में तो बदल रहे हो, लेकिन जो ए और बी का रिलेटिव कॉम्पोजिशन है वो रिलेटिव कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो पा रहा। ऐसे मिक्सचर्स को ही बेटे क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं ये दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं अब हम डिस्कस करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक mixtures are known. Two types of azeotropic mixtures are known. दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हम जानते हैं, कौन कौन से, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, राइट। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, क्या होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दीज। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स ए और बी से मैक्सिमम होगा। तो मतलब दीज एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स। ऐसी सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं वही क्या बनाएंगी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगी। तो ऐसी सॉल्यूशंस जो राउट्स लॉ से बच्चे नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, तो वेपर प्रेशर कम शो करती हैं। अब वेपर प्रेशर कम शो करती है तो ऑब्वियसली जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कॉम्पोजिशन का वो मैक्सिमम होगा। और मैंने आपको बोला था नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स में सबसे पहले कौन आते हैं, मिनरल एसिड्स लाइक HNO3 अलोंग विद वाटर। ये एग्जांपल है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये सेम एग्जांपल हुआ किसका, ऐसे एजियोट्रॉप्स का विच आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो सपोज यहाँ पर मैं टेम्परेचर प्लॉट करती हूँ बेटे, और यहाँ पर मैं प्लॉट करती हूँ परसेंटेज बाय मास, राइट। मैं ब्लू से लिक्विड लाइन शो कर रही हूँ। अब आपको पता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट और HNO3 का 86% होता है। दिस इज परसेंटेज बाय मास, राइट।
दी गई, यहाँ वाटर है 100%, यहाँ वाटर कम हो रहा है और यहाँ HNO3 है 100%, राइट, इधर HNO3 कम है। तो बेसिकली कुछ इस तरह का आपको काम होता है, ये लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन है, ठीक, और ये लिक्विड कॉम्पोजिशन है और ये वेपर फेज कॉम्पोजिशन है। और इस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर, ये वेपर है और दीज आर लिक्विड, और इस पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन, ये एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। और ये एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन क्या कहते हैं, दिस इज 68% HNO3 प्लस 32% वाटर, 68% HNO3 प्लस 32% वाटर। तो 68% HNO3 by mass, 32% HNO3 by water forms an agiotropic mixture, है ना, that agiotropic mixture is called maximum boiling agiotropic mixture। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स? ध्यान से देखते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो दीज एजियोट्रॉप्स are formed by solutions showing positive deviation from Raoult's, solution showing positive deviation from Raoult's law। ऐसी solutions minimum boiling एजियोट्रॉप्स बनाती हैं जो Raoult's law से क्या शो करती हैं बच्चे, पॉजिटिव डेविएशन। अब मैंने कहा था पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल में अल्कोहल आते हैं, तो मिनिमम बॉइलिंग का एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर, 95.6% इथेनॉल एंड रेस्ट इज 4.4% वाटर फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सपोज दिस इज टेम्परेचर हियर एंड दिस इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखा हुआ, वैसे एनसीईआरटी में आप मास चला सकते हैं, परसेंटेज बाय मास, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे कुछ भी ले लो, प्योर इथेनॉल ले लो, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यहाँ वाटर ले लो, ठीक है, सॉरी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, है ना, वाटर से। रीजन भी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर की वजह से पुअर ऑलमोस्ट इसका हो जाता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 95% बाय वेट में यही हो गया कुछ। पहले मैं लिक्विड कॉम्पोजिशन दे दूँ आपको, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर। कॉम्पोजिशन कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ, राइट। और इस पॉइंट पर क्या मिला हमें, ये पॉइंट पर हमें क्या मिला है, एजियोट्रॉप एट दिस पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के कंपैरिजन में कम है ना, एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन पे। तो इस तरह के एजियोट्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो दो तरह के एजियोट्रॉप्स हैं हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो दिस इज हाउ बेटा we complete our chapter solutions. We will be discussing the problem session of solution in our next lectures.